हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को ऑडिट में आगे पढ़ाने वाली हूँ। तो ऑडिट का आगे पढ़ने से पहले अपन जल्दी 2 मिनट में पुराना रिवीजन कर लेते हैं ताकि चीजें भूले नहीं अपन को। सबसे पहले अपन ने पढ़ा था ऑडिट शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द ऑडिरे से हुई है, जिसका अर्थ है सुनना। अर्थात एक ऐसा व्यक्ति जो संस्था के द्वारा जो भी जानकारी या स्पष्टीकरण दिए जाते हैं उसके आधार पर अपनी राय के व्यक्त करता है। ठीक है। और फिर वाउचर या प्रमाणक या लिखित साक्ष्य के आधार पर जो भी वित्तीय विवरण बनाए जाते हैं उनकी एक स्वतंत्र व्यक्ति के द्वारा निष्पक्ष जांच कराई जाती है। और जो व्यक्ति जांच करता है उस व्यक्ति को अंकेक्षक कहते हैं। अंकेक्षक का कार्य होता है ट्रू एंड फेयर व्यू देना। फिर 1844 में इंग्लैंड के कंपनी लॉ के द्वारा कंपनीज की ऑडिटिंग कराने की मान्यता दी गई। और फिर 11 मई 1880 को इंग्लैंड में द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट की स्थापना की गई। इसका मुख्य उद्देश्य देश को एक ऑथराइज्ड ऑडिटर देना था। फिर इंडिया को ज्वाइंट स्टॉक कंपनी एक्ट 1857 के द्वारा कंपनी को विकल्प दिया गया, चाहे तो वो ऑडिटिंग कराए या नहीं। लेकिन कंपनी लॉ 2013 के द्वारा हर रजिस्टर्ड कंपनी को ऑडिटिंग कराना अनिवार्य कर दिया गया एवं कंपनी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना जरूरी है अगर वो कंपनी लॉ 2013 के तहत रजिस्टर्ड है। सन 1944 में द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंट की एक गारंटी द्वारा सीमित कंपनी के रूप में शुरू की गई थी, जिसे 1959 में अधिनियम पारित करके संस्था वैधानिक रूप से संस्था का दर्जा दिया गया, जिसका नाम द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंट ऑफ इंडिया रखा गया। फिर सन 1949 में संधि लेखाकार अधिनियम चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट पारित किया गया और द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया संस्थान की स्थापना की गई। फिर 1 जुलाई 1949 को आईसीएआई की स्थापना की गई, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। फिर ऑडिट का मतलब क्या होता है? राय की अभिव्यक्ति करना। और राय की अभिव्यक्ति किसके लेखा पुस्तकों के आधार पर की जाती है, जो कि अकाउंटेंट या फिर मैनेजमेंट के द्वारा तैयार की जाती है। और लेखा पुस्तकें एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तैयार की जाती है। और लेखांकन मानक कंपनी लॉ की 2013 के सेक्शन 133 में दिए गए हैं। अब अंकेक्षक के उद्देश्य क्या होते हैं? सबसे पहले अपन प्राथमिक उद्देश्य देख लेते हैं। प्राथमिक उद्देश्य होता है जो वित्तीय सूचनाएं, स्पष्टीकरण या वित्तीय विवरण होते हैं उनके संबंध में निष्पक्ष ट्रू एंड फेयर व्यू देना। फिर आर्थिक स्थिति को दिखाने वाला जो स्थिति विवरण बैलेंस शीट है वो सही और उचित शीर्षक को प्रकट कर रहा है या नहीं, ये देखना। फिर किसी अवधि विशेष में व्यापारिक परिणाम को प्रदर्शित करने हेतु लाभ हानि विवरण सही व उचित शीर्षक प्रकट कर रहे हैं या नहीं, ये सब देखना इसका प्राथमिक उद्देश्य होता है। फिर द्वितीयक उद्देश्य होते हैं कि किसी भी प्रकार के अशुद्धि या छल कपट का पता लगाना और उनकी रोकथाम करना और लीगल फॉर्मेलिटीज को चेक करना और एक एडवाइजर के रूप में। अगर कोई ऑडिटर अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रहा होता है और किसी प्रकार के छल कपट का पता चलता है तो उसके लिए ऑडिटर जिम्मेदार नहीं होता, उसके लिए टॉप मैनेजमेंट जिम्मेदार होता है। फिर आता है पुस्तक पालन। फिर पुस्तक पालन के बाद होता है लेखांकन और लेखांकन के बाद होता है अंकेक्षण। पुस्तक पालन लेखांकन का व्यवहारिक भाग कहलाता है और ये लेखांकन का आधार बनता है। और लेखांकन लेखाकरण का सैद्धांतिक भाग कहलाता है और अंकेक्षण लेखाकरण का आलोचनात्मक या विवरणात्मक भाग होता है। वित्तीय विवरण पर अपनी राय प्रकट करना अंकेक्षण के अंतर्गत आता है। फिर अपन अशुद्धियां और गबन पढ़ लेते हैं। सबसे पहले अपन अशुद्धि देख लेते हैं। अशुद्धि 3 प्रकार की: लिखती अशुद्धि, सैद्धांतिक अशुद्धि, क्षतिपूरक अशुद्धि। लिखती अशुद्धि में अपन ने देखा था भूल की अशुद्धि, जैसे अपन कुछ लिखना ही भूल जाते हैं वो भूल की अशुद्धि कहलाती है। और लेखे की अशुद्धि होती है कि अपन लिखना 1000 था, लिख दिया 100 रुपए, या फिर लिखना राम के खाते में था, लिख दिया रमा के खाते में, सब लिखित की अशुद्धि कहलाती है। फिर होता है सैद्धांतिक अशुद्धि। सैद्धांतिक अशुद्धियां वो कहलाती हैं जो किसी नियम कानून से संबंधित रहती हैं। मतलब जो भी लेखा पुस्तकों को मेंटेन करने के लिए लेखांकन मानक बनाया गया अगर उनका पालन नहीं होता, जैसे आयगत व्यय को पूंजीगत मान लिया, पूंजीगत को आयगत मान लिया, तो इससे सैद्धांतिक अशुद्धियां उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है क्षतिपूरक अशुद्धि। मतलब एक अशुद्धि से दूसरी अशुद्धि क्षतिपूर्ति हो जाती है, उन्हें क्षतिपूरक अशुद्धि कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर वेजेस आपन ने 1000 कम लिख दी लेकिन सैलरी 1000 अधिक लिख दी, तो एक अशुद्धि ने दूसरी अशुद्धि को क्षतिपूर्ति कर दिया। फिर अपन गबन देख लेते हैं। गबन या कपट ये 3 प्रकार का होता है: कैश का गबन, गुड्स का गबन और एसेट्स का गबन। अब इनको गबन को पढ़ने से पहले अपन अशुद्धियों और गबन के बीच में अंतर देख लेते हैं। अशुद्धियां जानबूझकर नहीं की जाती और गबन जानबूझकर किया जाता है। अशुद्धियों में किसी भी पक्षकार को लाभ हानि हो सकती है, लेकिन गबन में हमेशा गबन करने वाले को ही लाभ होता है। अशुद्धियों को ढूंढना आसान होता है, गबन को ढूंढना आसान नहीं होता। अशुद्धियां क्षमा अपराध है, ये
गबन क्षमा अपराध नहीं है। अशुद्धियों में लाभ हानि दोनों हो सकती है, लेकिन गबन में हमेशा लाभ ही होता है। फिर अपन गबन में पहला देख लेते हैं, टिमिंग, लैपिंग या लैंडिंग। ये एक कैश का गबन है। इसमें होता क्या है कि जब किसी एक ग्राहक से राशि प्राप्त होती है उसे छुपा लेते हैं, और जब कोई दूसरा ग्राहक आता है उससे प्राप्त राशि को पहले ग्राहक को बता दिया जाता है, और इस प्रकार ये क्रम चलता रहता है। इसे टिमिंग, लैपिंग या लैंडिंग बोलते हैं। फिर आता है काइटिंग। काइटिंग क्या होता है? जब भी बैलेंस शीट डेट आती है उसके आसपास बैंक से संबंधित जो भी लेन देन होते हैं उनको बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं, जिससे कि कंपनी की स्थिति मजबूत दिखे और इन्वेस्टर्स को आकर्षित किया जा सके। ये बैंक से संबंधित गबन कहलाता है और ये ज्यादातर विदेशों में होता है। फिर आता है विंडो ड्रेसिंग, मतलब दिखावटी प्रदर्शन। ये भी बैलेंस शीट डेट के आसपास संपत्तियों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाता है। और ये विंडो ड्रेसिंग जो होती है ये आर्थिक स्थिति को मजबूत दिखाने के लिए होती है, और ये ज्यादातर इंडिया में होती है, और ये संपत्ति से संबंधित गबन कहलाता है। फिर अपन एडवांटेज ऑफ ऑडिटिंग देख लेते हैं। ऑडिटिंग के लाभ, संगठन को लाभ होता है, कर्मचारी अधिक नियमित, जागरूक और सावधान हो जाते हैं, अशुद्धि या छल कपट का पता लगाना आसान रहता है, अंकेक्षित खातों के आधार पर संस्था को बैंक से लोन मिलने में आसानी रहती है, कर निर्धारण में सहायक होता है, परिणामों की तुलना करने में सहायक होता है। अब अपन देख लेते हैं ऑडिट की सीमाएं या लिमिटेशन। क्या अंकेक्षक 100% सत्यता की गारंटी नहीं देता, केवल अपनी राय प्रकट करता है। अंकेक्षक संस्था की वित्तीय सूचनाओं, विवरण व स्पष्टीकरण के आधार पर रिपोर्ट तैयार करता है। फिर जो ऑडिटर रहता है वो पक्षपातपूर्ण भी हो सकता है और बड़े अधिकारियों द्वारा किए गए फ्रॉड को रोकने में सक्षम नहीं होता। अब अपन कंपनी की परिभाषा देख लेते हैं। कंपनी की परिभाषा धारा 220 में है। एक ऐसी संस्था जिसने खुद को कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत रजिस्टर्ड किया है या इसके पूर्ववर्ती अधिनियम के अंतर्गत, उसे कंपनी कहते हैं। फिर सरकारी कंपनी धारा 245 में, जिसकी 51% हिस्सेदारी केंद्र सरकार, राज्य सरकार या दोनों के पास हो, तो ऐसी कंपनी को सरकारी कंपनी कहते हैं। फिर सूत्रधारी कंपनी किसे कहते हैं? ये धारा 246 में है। ऐसी कंपनी जिसकी कोई सहायक कंपनी होती है उसे सूत्रधारी कंपनी कहते हैं। फिर आती है सहायक कंपनी। सहायक कंपनी की परिभाषा धारा 287 में दी गई है, और सहायक कंपनी ऐसी होती है जिसकी कोई सूत्रधारी कंपनी होती है। फिर अपन नोट देख लेते हैं। यदि कोई सरकारी कंपनी है और उसकी कोई सब्सिडरी कंपनी यानी कि सहायक कंपनी है, तो उस सहायक कंपनी को भी अपन सरकारी कंपनी मानेंगे। फिर आती है विदेशी कंपनी। धारा 242 में विदेशी कंपनी दी गई है। विदेशी कंपनी होने के लिए क्या होना आवश्यक है? भारत के बाहर निर्मित और पंजीकृत होनी चाहिए, और उसका व्यवसाय का स्थान भारत में होना चाहिए, तथा भारत के नियम कानून पालन करने पड़ेंगे। फिर आती है सहचरी कंपनी। इसकी परिभाषा दी गई है धारा 26 में। कंपनी जिस पर दूसरी कंपनी अपना सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस या सारवान प्रभाव रखती है, उस कंपनी को सहचरी कंपनी कहते हैं। सहचरी कंपनी में क्या रहता है? कम से कम कुल पूंजी का 20% हिस्सा हो और किसी अनुबंध के तहत व्यवसायिक निर्णय को लेने में सक्षम हो, ऐसी कंपनी सहचरी कंपनी कहलाती है। जॉइंट वेंचर भी सहचरी कंपनी होते हैं। फिर आती है व्यावसायिक साधारण सभा। वार्षिक साधारण सभा की परिभाषा सेक्शन 96(1) में दी गई है। अब अपन अंकेक्षण का वर्गीकरण देख लेते हैं। 2-3 दिन में अपन को पुराना भी रिवाइज करते जाना है। जैसे अपन ने 2-3 टॉपिक नए पढ़ लिए, फिर उसके बाद अपन को पुराना फिर से रिवाइज करना है, फिर नया पढ़ना है। अब आज अपन स्टार्ट करते हैं अंकेक्षण का वर्गीकरण। अंकेक्षण का वर्गीकरण 3 आधार पर होता है। एक तो संस्था के आधार पर, फिर अवधि के आधार पर और अन्य आधार पर। संस्था के आधार पर वैधानिक अंकेक्षण, निजी अंकेक्षण, सरकारी अंकेक्षण और सहमति अंकेक्षण। अवधि के आधार पर चालू अंकेक्षण, अंतरिम अंकेक्षण और अंतिम अंकेक्षण। सबसे पहले अपन संस्था के आधार पर देख लेते हैं वैधानिक अंकेक्षण। वैधानिक अंकेक्षण किन कंपनियों का होता है? तो वैधानिक अंकेक्षण को अपन अनिवार्य अंकेक्षण के नाम से भी जानते हैं। ऐसी संस्थाएं जो किसी नियम अधिनियम के द्वारा शासित हो, चाहे वो अधिनियम संसद में हो या फिर विधानमंडल में हो, के अंतर्गत जो भी कंपनियां बनी होती हैं। और इन कंपनियों को कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत भी जितनी भी संस्थाएं रजिस्टर्ड हैं उन्हें सीमित दायित्व साझेदारी अधिनियम 2008 के अंतर्गत बनी कंपनियां, सहकारी समिति अधिनियम 2012 के अंतर्गत बनी कंपनी, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, इरोडा इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट एक्ट 1999 के अंतर्गत रजिस्टर्ड बीमा कंपनी, ट्रस्ट वगैरह, आरबीआई, नाबार्ड, सेबी इत्यादि, जो जिस कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होती है उसी नियम का पालन उन्हें करना पड़ता है। और ऐसी कंपनियों के अंकेक्षण को अपन वैधानिक अंकेक्षण कहते हैं या फिर अनिवार्य अंकेक्षण भी कहते हैं। कंपनी लॉ के सेक्शन 143 में अंकेक्षक के कर्तव्य, नियुक्ति, अधिकार और कार्य क्षेत्रों का वर्णन किया गया है, जिसे हम अभी आगे पढ़ेंगे।
फिर नोट क्या है, वैधानिक अंकेक्षण में अंकेक्षक के जो भी अधिकार या कार्य क्षेत्र है उन्हें किसी भी दशा में अपन कम नहीं कर सकते, किंतु आपसी सहमति से बढ़ा सकते हैं। अधिकार अंके वैधानिक अंकेक्षक में अंकेक्षक के अधिकारों को कम नहीं किया जा सकता, बल्कि उन्हें बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, अब अपन आते हैं निजी या ऐच्छिक अंकेक्षण में। निजी अंकेक्षण या ऐच्छिक अंकेक्षण ऐसा अंकेक्षण कहलाता है जो निजी संस्थाओं का होता है, जो अपनी इच्छा से अंकेक्षण कराएं या ना कराएं। ऐसी संस्थाएं जो कि किसी विधान या नियम के अंतर्गत शासित नहीं होती, जैसे एकल स्वामित्व वाली संस्था, HUF हिंदू अविभाजित परिवार, क्लब, पुस्तकालय, हॉस्पिटल, आपसी समझौते के आधार पर अंकेक्षक और नियोक्ता अधिकार क्षेत्र को बढ़ा या घटा सकते हैं। फिर आता है सरकारी अंकेक्षण। सरकारी अंकेक्षण किसे कहते हैं? केंद्र व राज्य सरकार के अंतर्गत आने वाला या कार्यरत किसी भी विभाग, उपक्रम, कार्यालय, संगठन का अंकेक्षण सरकारी अंकेक्षण कहलाता है। मतलब केंद्र सरकार या राज्य के अंतर्गत जो भी उपक्रम कार्यरत रहते हैं उनका अंकेक्षण सरकारी अंकेक्षण कहलाता है। और इसके लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत एक कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है और इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 149 में कैग के कर्तव्य अधिकार दिए गए हैं। केंद्र सरकार की दशा में संसद के दोनों सदनों में रिपोर्ट रखी जाएगी और राष्ट्रपति को सुपुर्द की जाती है, और राज्य सरकार की दशा में ऑडिट रिपोर्ट विधानमंडल में रखी जाती है और राज्यपाल को सुपुर्द की जाती है। अब अपन संस्था के आधार पर एक लास्ट अंकेक्षण, सहमति अंकेक्षण और पढ़ लेते हैं, फिर अवधि के आधार पर अपन बाद में पढ़ेंगे। सहमति अंकेक्षण है जो संस्थाएं राज्य सरकार या केंद्र सरकार के अनुदान या अंशदान पर संचालित होती है, उन संस्थाओं का अंकेक्षण को सहमति अंकेक्षण बोलते हैं। मतलब जो कि अनुदान पर, सरकार के अनुदान पर संचालित होती है, उनका अंकेक्षण सहमति अंकेक्षण कहलाता है।